पिछले कई साल से हम देख रहे हैं कि इस देश में किसानों की हालत हर रोज हर साल बदतर से बदतर होती जा रही है। 3.5 लाख किसान पिछले 30 साल में इस देश में आत्महत्या कर चुके हैं। ये इतिहास में किसी देश में कभी नहीं हुआ कि 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि किसानी धीरे धीरे एक घाटे का सौदा हो गया है। और इस वजह से जब सरकार ने एक स्वामीनाथन आयोग बनाया ये देखने के लिए कि किसानों को अपनी फसल के क्या दाम मिलने चाहिए, तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि एक आयोग जो ये देखता है कि किसान को फसल उगाने में खर्चा कितना होता है, वो तय करे कि खर्चा कितना होता है औसतन, और उसके बाद उस पर 50% बढ़ाकर, जिसको कहते हैं न्यूनतम मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या MSP, इन सब फसलों पर देने की जरूरत है। ये सरकार के अपने आयोग ने सिफारिश करी और उस सिफारिश को आज करीब 10 साल हो गए। ये सरकार आने से पहले मोदी जी ने बड़े बड़े भाषण दिए, जो आज इस सरकार में जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्होंने भाषण दिए कि हम सत्ता में आएंगे तो हम स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे, यानी कि हर किसान को MSP यानी न्यूनतम मूल्य हर फसल का दिया जाएगा, उसको कानूनी हक दिया जाएगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद वो करने के बजाय ऐसे 3 कानून लाए गए जिसका मकसद बिल्कुल उल्टा है। यानी आज इस देश में कम से कम पंजाब, हरियाणा, कुछ और राज्यों में कम से कम गेहूं और ये धान के ऊपर न्यूनतम मूल्य कई किसानों को अभी भी मिलता है। अब उसको भी खत्म करने के लिए इन्होंने बोला कि हम ऐसा कानून लाएंगे कि कोई भी कंपनी सीधे खुले बाजार में किसान से खरीदे और वहां पर मंडी शुल्क नहीं लगेगा, कोई जरूरत नहीं होगी कि न्यूनतम मूल्य वो दे। और इस कानून के चलते हुए जिन राज्यों में पंजाब, हरियाणा और कुछ और राज्यों में जहां भी न्यूनतम मूल्य कम से कम गेहूं और धान पर मिलता है, वो भी खत्म हो जाए। और साथ में 2 और कानून लाए। एक कानून ये कहता है कि हम बड़ी कंपनियों को ये इजाजत देते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर खेती कर सके। दूसरा कानून ये कहता है कि बड़ी कंपनियों को हम ये इजाजत देते हैं कि वो जितना चाहे फसल को अपने गोदाम में रख ले, कितने भी दिन तक रख ले, उस पर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का कोई पाबंद नहीं लगाया जाएगा। अब इन 3 कानून का मतलब ये है कि इस देश की किसानी को सीधा सीधा कॉरपोरेट घरानों के हाथ में सौंप दें, और जो आज मंडियों में जहां थोड़ा बहुत जगह कुछ किसानों को MSP या न्यूनतम मूल्य मिलता है, उसको भी खत्म कर दें। और ये तीनों कानून इस तरह से लाए गए बिल्कुल गैर संवैधानिक तरीके से। पहली बात तो किसानी का मुद्दा जो है राज्यों का मुद्दा है, वो संसद का मुद्दा नहीं है, विधान सभाओं का मुद्दा है। और
पर कानून बनाने की कोई इजाजत संविधान संसद को नहीं देता। दूसरी बात, एक कानून पहले से बना हुआ है कि जो भी कानून सरकार पेश करना चाहती है संसद में, उसको कम से कम 1 महीना पहले सार्वजनिक किया जाए, जिससे कि आम जनता भी देख सके कि इस कानून में क्या है, इस पर अपनी राय व्यक्त कर सके। तीसरी बात, जब भी इस तरह के अहम कानून लाए जाते हैं संसद में, तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे जाते हैं, जिससे कि उस कमेटी में उसकी खुली चर्चा हो सके। जो कमेटी किसानों को बुलाती है, विशेषज्ञों को बुलाती है, अन्य लोगों को बुलाती है, उनकी बात वहाँ सुनी जाती है। वो कमेटी फिर संसद को रिपोर्ट देती है, उसके बाद संसद में उन कानून पर चर्चा होती है। ये भी नहीं किया गया और कोई चर्चा संसद में होने ही नहीं दी गई। और उसके बाद राज्यसभा में बगैर वोटिंग के, यानी जहां सरकार का बहुमत भी नहीं था राज्यसभा में इन कानून को पास करने के, बगैर वोटिंग के वहां पर शोर शराबे में वहां के जो चेयरमैन थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये पास हो गया। अब इसके खिलाफ किसानों का आंदोलन शुरू हुआ और इतना बड़ा आंदोलन हो गया, जैसे मैंने बताया कि लाखों किसान, पहले इस देश में क्या कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि 100 दिन तक लाखों किसान इतनी मुश्किल में सड़क पर बैठे हों, इसलिए कि भाई ये कानून वापस लीजिए और हमको एक ऐसा कानून बनाइए जिससे कि हमको अपनी फसलों पर न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम दर मिल सके। लेकिन सरकार के लिए ये अब मूंछ की लड़ाई हो गई। सरकार को इसकी परवाह नहीं है कि ये कानून गैर कानूनी तौर से पास कराया गया, गैर संवैधानिक तरीके से पास कराया गया, कि सरकार के पास बहुमत भी नहीं है राज्यसभा में इस कानून को पास कराने की, कि किसान सारे मिलकर कह रहे हैं कि हमको ये कानून नहीं चाहिए। सरकार कहती है कि हमने तो किसान के हक में बनाया है, लेकिन फिर भी इन कानून को वापस लेने के बजाय सरकार ने दूसरे षड्यंत्र शुरू किए। पहले ये बोलना शुरू किया कि ये जो किसान सड़कों पर बैठे हैं, ये विपक्ष के दलाल हैं। सबसे पहले सरकार ने बोला कि ये विपक्ष के दलाल। वो जब नहीं चला तो फिर कहने लगे, क्योंकि अधिकतर किसान शुरू में पंजाब से थे, सिख थे, तो फिर कहने लगे कि ये लोग तो खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, गैर राष्ट्रवादी। जब वो भी नहीं चला तो एक और षड्यंत्र रचा गया कि 26 जनवरी को सब किसान के संगठनों ने, ज्यादातर संगठनों ने ऐलान किया कि हम एक ट्रैक्टर रैली दिल्ली के अराउंड निकालना चाहते हैं। उस पर पुलिस के साथ एक सहमति हुई किसान संगठनों की, जिसमें ये कहा गया कि एक 3 रूट तय करे गए कि जो गाजीपुर में बैठे हुए किसान हैं यूपी के साइड से, वो एक रूट पर जाएंगे। जो सिंगू बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा की तरफ से जो किसान बैठे हैं वो एक दूसरे रूट पर जाएंगे। जो टिकरी बॉर्डर पर किसान बैठे हैं वो एक दूसरे रूट पर जाएंगे। लेकिन पुलिस ने सरकार के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि किसानों को जो तय करे हुए रूट थे वहां भेजने के बजाय उनको दिल्ली में भेज दिया, और कुछ लोग जो संयुक्त किसान मोर्चा के अनुशासन के तहत नहीं थे
और जिन्होंने ऐलान किया था कि नहीं हम तो रिंग रोड पर जाएंगे, राजपथ पर जाएंगे, उनको खुली छूट दे दी कि वो रिंग रोड पर चले जाएं और लाल किले पर चले जाएं, और वहां से उनको लाल किले के अंदर घुसने के लिए भी खुली छूट दे दी। और फिर वो लोग जो कुछ लोग लाल किले में घुस गए, वहां पर उन्होंने एक झंडा फहरा दिया, उसको लेकर सरकार ने दूसरी चाल चली कि इस पूरे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये कहना शुरू किया ये तो बिल्कुल अनुशासनहीन लोग हैं, बड़े दंगई लोग हैं, बड़े हिंसक लोग हैं, ये किसान वगैरह ये सब खालिस्तानी हैं, ये सब अलगाववादी हैं वगैरह वगैरह। जबकि सरकार ने खुद षड्यंत्र के साथ इन किसानों को अपना जो तय करा हुआ रूट था उसके बाहर भेजा, क्योंकि बहुत सारे किसानों को तो ये मालूम ही नहीं था कि क्या रूट है, और उधर के दूसरी तरफ के रूट खोल दिए और जो तय करा हुआ रूट था वो बंद कर दिया। और उसके बाद किसानों को गिरफ्तार करना शुरू किया, मारना पीटना शुरू किया। जो मीडिया वाले जो वहां पर कवर करने के लिए आते थे उनको गिरफ्तार किया, उनको मारा पीटा गया। छोटी छोटी लड़कियों को, नवदीप कौर जो कि किसान मजदूर, उनको गिरफ्तार कर लिया। ये जो लड़की थी दिशा रवि, जिसने सिर्फ ये बोला था कि भाई हमको ये किसान आंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए, हमको इससे जाकर जुड़ना चाहिए। ये एक लड़की बंगलौर की एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, उसको गिरफ्तार कर लिया। और इस तरह से और लोग जो लोग किसानों के समर्थन में उतरे थे, बहुत युवा लोग, उन लोगों को एक एक करके नोटिस देना शुरू किया। और पूरा पुलिस का और पूरे सरकारी तंत्र NIA का इसमें दुरुपयोग किया गया। तो हम ये देख रहे हैं कि इस आंदोलन के दौरान हमको वो सारी चीजें दिखने लगी जो इस सरकार ने पिछले 6 साल में इस देश में करी है। यानी कि लोगों के अपने विचार व्यक्त करने के अधिकार पर हमला, मीडिया के ऊपर हमला, न्यायपालिका के ऊपर हमला, इन सारे सरकारी तंत्रों का, पुलिस का दुरुपयोग, सब कुछ दिखने लगा। और ये सब देखने के बाद किसानों ने ये तय किया कि अब हमारी लड़ाई सिर्फ इसके लिए नहीं है कि ये कानून वापस लिए जाएं, अब ये लड़ाई लंबी है, व्यापक है, और ये लड़ाई इस गैर संवैधानिक, हिंसक और असभ्य सत्ता को अपने तख्ते से हटाने के लिए ये लड़ाई है। और ये लड़ाई तब तक नहीं बंद होगी जब तक कि इस देश के किसान इन सत्ताधारी लोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंक न दे। और इसलिए अब ये लड़ाई लंबी है, और इसलिए किसानों ने, किसान के नेताओं ने तय किया है कि हम पहले तो इन 5 राज्यों में जाएंगे जहां चुनाव होने वाले हैं, और वहां पर लोगों को बताएंगे कि किस तरह से इस सरकार ने किसानों के साथ व्यवहार किया है। एक और बहुत अच्छी चीज हुई, जैसे उन्होंने ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हुआ उसको बदनाम करने के लिए कोशिश करी सरकार ने, और कुछ हद तक उसमें वो सफल भी हुए कि भाई ये मुसलमान लोग हैं, अलगाववादी लोग हैं वगैरह वगैरह। किसान आंदोलन के खिलाफ भी वो कोशिश करेंगे। ये बोला गया कि ये खालिस्तानी है, ये तो सिर्फ सिख हैं, ये बड़े अलगाववादी लोग हैं वगैरह वगैरह। लेकिन वो सब सिर्फ नाकाम ही नहीं हुई सरकार का ये षड्यंत्र, बल्कि उसका बिल्कुल उल्टा इफेक्ट हुआ। अब हम देख रहे हैं कि जहां पर मुजफ्फरनगर वगैरह में हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए थे,
वहां पर भी इस किसान आंदोलन के चलते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल गए और सब मिलकर ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार और भाजपा की तरफ से षड्यंत्र है कि हमको अलग अलग करके धार्मिक आधार पर बांट के और सत्ता में रहने का जो षड्यंत्र है, अब इस षड्यंत्र को हम इस देश में नहीं चलने देंगे और अब सारे धर्मों के लोग मिलकर इन सत्ताधारी लोगों को उखाड़ कर फेंकेंगे। तो अब मुझे पूरा यकीन है कि अब जल्दी ही वो दिन आएगा जब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। जय हिंद।